हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, जो कि आपके अकाउंटिंग थियरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में। लिसनर्स, माफ कीजिएगा, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि इसमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या चीजें दी गई हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग में। तो ये बेसिकली पोस्टुलेट्स बेसिक एजम्पशंस होते हैं और कंडीशंस होते हैं, जो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एक फाउंडेशन बनते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और इनको फॉर्मल प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो पहला आता है अकाउंटिंग एंटिटी पोस्टुलेट्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और अकाउंटिंग एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स और स्टेक होल्डर्स। इसमें बताया ये गया है कि बिजनेस को चलाने वाला ओनर जो होता है वो अलग अलग होते हैं। ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ना कि ओनर्स के उसके। फिर आता है हमारा दूसरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी वही गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट्स। तो ये अज्यूम करता है कि बिजनेस हमारा चलते रहेगा, लंबे समय तक चलते रहेगा, पॉसिबल फ्यूचर तक चलते रहेगा, चाहे कोई आए बिजनेस में चाहे कोई जाए। ये क्या करता है, बेसिकली प्रभावित करता है हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूएशन को। तीसरा आता है हमारा मॉनेटरी यूनिट पोस्टुलेट्स। इसमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, यानी कि करेंसी वैल्यू रिमेन्स स्टेबल ओवर टाइम इग्नोरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी कि जो करेंसी वैल्यू है वो हमेशा स्टेबल रहेगी। इसमें हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट्स। अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट्स में क्या होता है कि जो भी हम चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो उसका एक पीरियड होता है। जैसे कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि इंडेफिनिट लाइफ होती है बिजनेस की, जो डिवाइड होती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर। यानी मंथली आप कर सकते हो, मंथ से, क्वार्टर से, ईयर से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये हमारा पीरियोडिक असेसमेंट को अलाउ करता है ऑफ परफॉर्मेंस और एंड पोजीशन के बारे में। अब आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे लिसनर्स हम। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस है और रूल्स है, जिसका हम यूज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को यूज रिकॉर्ड करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब आता है कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, यानी कि जब आप रेवेन्यू तभी आप रिकॉग्नाइज करें जब आप अर्न कर लें, है ना, या चाहे वो कैश में रिसीव हो चाहे ना हो। ये इंश्योर करता है कि आपकी जो रेवेन्यू है, जितना रेवेन्यू है वो आपके एक्सपेंस से भी मैच होना चाहिए। दूसरा आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एक्सपेंसेस हैं उसी सेम पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिसमें कि रेवेन्यू, यानी कि इससे जनरेट करने में हेल्प होती है। ये इसकी वजह से ओवर स्टेटिंग नहीं होता है और अंडर स्टेटिंग प्रॉफिट नहीं होता है, अवॉइड होता है। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है, तो बोलता है कि एसेट सिर्फ और सिर्फ हम ओरिजिनल परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड करें, ना कि करेंट मार्केट वैल्यू पर। इससे क्या होगा, रिलायबिलिटी होगी और फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी भी रहेगी। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बोलता है इसमें बेसिकली कि हमें सब कुछ अपने उसमें डिस्क्लोज करना चाहिए। यानी कि जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें वो तो डिस्क्लोज करनी ही है, अनइम्पॉर्टेंट चीजें भी, मतलब जो भी रिलेवेंट है और मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको तो जरूर डिस्क्लोज करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी कि जो आप दिखा रहे हो, मान लीजिए जो चीज यूज कर रहे हो उसको तो दिखाइए ही दिखाइए, लेकिन जो चीजें नहीं भी यूज कर रहे हो तो उन सारी चीजों को भी आपको मेंशन करना होता है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। तो यूजर्स जो होंगे, मतलब यूजर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहचानने में, यानी जानने में। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस पे। जैसे कि इनवॉइस हम यूज करते हैं, रिसिप्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके बेसिस पर। इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न नहीं होती, किसी भी तरीके का रिस्क ऑफ बायस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसको हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लॉस अगर हमें होता है तो हम तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन गेन तभी हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमारे पास आ जाएगा, सर्टेन होगा। यानी इसकी वजह से ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट्स
और एसेट्स अवॉइड होते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी बोलता है कि जो अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिस है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा काफी टाइम तक। चेंजेस अगर होंगे तो उसको जस्टिफाई किया जाएगा, मतलब जस्टिफाई मस्ट बी जस्टिफाइड और डिस्क्लोज भी। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें मटेरियल आइटम्स को दिखाना चाहिए, इंपॉर्टेंट आइटम्स को दिखाना चाहिए, इमटेरियल को नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट को ही, ओनली जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको हम दिखाएं, ताकि डिसीजन मेकिंग में जो इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग आर रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग हम ले रहे हैं वो रिकॉर्ड हो सके और डिस्क्लोज हो सके, उससे लोग प्रभावित भी हो। माइनर आइटम्स को इग्नोर कर दीजिए ताकि आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों बचे। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। यानी कि इससे क्या हमारा निकलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन निकलता है, जो कि है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या फिर इक्विटी रिमेन्स बैलेंस्ड। इसकी वजह से ये बैलेंस रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। अब ये कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी हम कॉस्ट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कभी भी जो बेनिफिट डिराइव हुई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।